हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके विलियन की नॉर्मलता। दोस्तों यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं विलियन की नॉर्मलता। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं विलियन की नॉर्मलता होता क्या है। तो दोस्तों इसका परिभाषा होता है बिलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि दोस्तों 1 बिलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है विलियन की नॉर्मलता को किससे दिखाते हैं, एन से। तो एन बराबर दोस्तों हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। अब दोस्तों यहाँ से अगर विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो, एमएल में दिया हो, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिखते हैं विलियन की नॉर्मलता एन बराबर दोस्तों हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलियन का आयतन। दोस्तों अगर दिया हो एमएल में तो क्या करेंगे, 1000 से दोस्तों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर विलियन का आयतन एमएल में दिया हुआ है तब। अगर लीटर में दिया है तो ऊपर वाले फार्मूलों को आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं विलेय के तुल्यांकों की संख्या को कैसे निकालते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर दोस्तों होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। यानी कि दोस्तों क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। अब दोस्तों सवाल में विलेय का भार तो दिया रहेगा, अब विलेय का तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार बराबर दोस्तों होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का भार नहीं दोस्तों, यहाँ से लिखेगा विलेय का अणु भार बट्टे एन कारक। यानी दोस्तों तुल्यांकी भार निकालना है तो विलेय का अणु भार पता होना चाहिए और एन कारक। अब दोस्तों अभी एन कारक को समझ लेंगे। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है, एन कारक क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में जहाँ जो दोस्तों एन कारक है, एन कारक बराबर है दोस्तों अगर सवाल में अम्ल दिया है, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्या लिया जाता है, अम्ल की क्षारकता लेते हैं। अगर अम्ल दिया है तो क्या लेंगे, अम्ल की क्षारकता। अगर दोस्तों क्षार दिया हुआ है, अगर क्षार है तो क्षार की अम्लता को लेते हैं। अभी दोस्तों इसको भी देखेंगे क्षारकता अम्लता को कैसे निकालेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों अगर लवण है यानी कि साल्ट है तो यानी कि लवण है तो लवण के धनावेशों की संख्या, लवण के धनावेशों की संख्या लेंगे। तो 3 पॉइंट है दोस्तों। अगर अम्ल दिया हुआ है तो अम्ल की क्या लेंगे, क्षारकता। अगर क्षार दिया है तो क्षार की अम्लता लेंगे। अगर लवण है तो लवण में धनावेशों की संख्या को लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आइए समझ लेते हैं, अगर अम्ल है तो अम्ल की दोस्तों क्या लेते हैं, अम्ल की क्षारकता को लेते हैं।
जिसको यन से दिखाते हैं। जैसे दोस्तों आइए समझते हैं, अगर पहला अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है तो क्षारकता क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है वही क्षारकता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप यहाँ से दोस्तों समझ सकते हैं, जैसे HCl है, HCl को जब जल में घोलते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है, आयन के रूप में टूट जाता है H+ में और Cl- में। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना है, 1 है, तो इसकी क्षारकता भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। और दूसरा अम्ल लेते हैं दोस्तों HNO3 नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों अगर जल में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, जल में घोलते हैं तो यहाँ से दोस्तों H+ में टूटता है प्लस NO3- में। तो H+ की संख्या कितना है, 1 है, तो इसकी भी क्षारकता दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर तीसरा नंबर दोस्तों अगर दिया हो अम्ल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2SO4 को दोस्तों क्या करते हैं, अगर जल में घोलते हैं तो यहाँ से दोस्तों H+ और SO4 2- में टूटता है, और H की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 से क्या करेंगे, गुणा। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या दोस्तों इसमें कितना है, 2 है, तो इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों चौथा नंबर होता है H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल, ये होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसमें दोस्तों H+ की संख्या कितना होता है, 3 होता है। इसी तरह से दोस्तों जो पाँचवा नंबर है H3PO4, इसमें भी दोस्तों हाइड्रोजन आयन की संख्या कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो इसकी भी क्षारकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए क्षार का देख लेते हैं। अगर दोस्तों क्षार दिया है तो क्षार के क्या लेते हैं, क्षार की अम्लता ली जाती है, क्षार की अम्लता ली जाती है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे जो प्रबल क्षार होता है जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों जो क्षार है, तो क्षार के लिए क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ली जाती है, यानी कि OH- आयनों की संख्या ली जाती है। जैसे KOH अगर दिया है, इसको जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो यहाँ से दोस्तों K+ और OH- में ब्रेक होता है। तो OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितना है, 1 है, तो इसकी अम्लता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरा नंबर NaOH है, तो OH की भी संख्या इसमें कितना है, 1 है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर दिया हो NH4OH दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर दिया है, तो इसमें भी दोस्तों क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जिस भी यौगिक में OH अगर उपलब्ध रहेगा तो वह क्षार के अंतर्गत आता है, और यहाँ से अगर OH- के रूप में ब्रेक होता है तो उसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर चौथा नंबर दिया है MgOH का ट्वाइस, तो दोस्तों MgOH का ट्वाइस को क्या करते हैं, जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं MgOH का ट्वाइस को जब जल में घोलते हैं, तो यहाँ से Mg2+ और प्लस दोस्तों 2OH- हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कितना है, 2 है, तो इसकी अम्लता भी दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी तरह से पाँचवा नंबर दोस्तों जैसे दिया हो AlOH का थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सवाल में बार बार पूछा जाता है वही सब आपको नोट पॉइंट कर लेना है। अब दोस्तों 2 पॉइंट हम लोग देख लिए कि अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता को कैसे निकालते हैं, और दूसरा पॉइंट अगर क्षार है तो क्षार की अम्लता को कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, लवण है तो लवण की धनावेशों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लवण वाले को हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं, अगर लवण है, लवण का मतलब दोस्तों होता है साल्ट, तो साल्ट में क्या लेते हैं, धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, यही दोस्तों यन का मान होता है। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले है KCl पोटेशियम क्लोराइड, अगर दोस्तों दिया हो तो पोटेशियम क्लोराइड में अगर इसको वाटर में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे,
तो यहाँ से दोस्तों समझ लेते हैं KCl को जब जल में घोलते हैं तो यहाँ से K प्लस और प्लस Cl माइनस, तो इसमें धनावेशों की संख्या कितना है, 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा नंबर दोस्तों अगर NaCl है तो NaCl में भी सोडियम Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो इसमें भी दोस्तों 1 हो जाएगा। और तीसरा नंबर दोस्तों अगर लवण है Na2CO3 है, तो दोस्तों अगर Na2CO3 है, Na2CO3 को जब क्या करते हैं जल में घोलते हैं तो यहाँ से Na प्लस और प्लस CO3 2 माइनस में टूटता है, तो धनावेशों की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर चौथा नंबर लिखना चाहो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसमें भी दोस्तों 2K प्लस निकलता है, तो इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना पॉइंट दोस्तों आप नोट पॉइंट कर लीजिए और साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आइए कुछ और नोट पॉइंट को देख लेते हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा दोस्तों, अगर पहला नंबर दिया है, अगर डेसी नॉर्मल विलियन है, डेसी नॉर्मल विलियन, अगर दोस्तों डेसी नॉर्मल विलियन दिया है तो इसको क्या दिखाते हैं, n/10 होता है। सवाल में आपको डायरेक्ट दे देगा कि डेसी नॉर्मल विलियन है तो n/10, यानी दोस्तों इसकी जो नॉर्मलता हो जाएगा 0.1n लिया जाएगा। और दूसरा नंबर दोस्तों अगर सेंटी नॉर्मल विलियन है, सेंटी नॉर्मल विलियन, तो दोस्तों सेंटी नॉर्मल विलियन में n/100 हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ से निकल के आ जाता है 0.01n। और इसी तरह से दोस्तों तीसरा नंबर होता है मिली नॉर्मल विलियन, मिली नॉर्मल विलियन, तो दोस्तों अगर मिली नॉर्मल विलियन हो तो n/1000 होता है, यानी कि दोस्तों 0.001n हो जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये भी कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछ देता है कि कोई डेसी नॉर्मल विलियन है तो उसके लिए आपको नॉर्मल कितना हो जाएगा, n/10, यानी कि 0.1n हो जाएगा। अब दोस्तों एक फार्मूला और है, उसको भी आप नोट पॉइंट कर लीजिए। विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में और नॉर्मलता में संबंध, नॉर्मलता में संबंध, ये फार्मूला दोस्तों आपको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्या होता है इसका सूत्र, विलियन की सांद्रता बराबर विलियन की सांद्रता, ये दोस्तों किस में होगा, मोल प्रति लीटर में, बराबर होता है दोस्तों विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता इनटू पदार्थ का तुल्यांकी भार। पदार्थ का मतलब दोस्तों विलेय अगर दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला को यूज करके विलियन की सांद्रता को आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको विलियन की जो नॉर्मलता होता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।